नमस्कार दोस्तों। इज़राइल जिस तरीके से एक-एक तरीका अपनाते गया, आखिर हाथ कुछ न लगा, उतारा और अपनाया और साथ चला अपने सहयोगी अर्थात अमेरिका के साथ। उसमें भी ईरान एक-एक तरीके देता गया। आखिर जिस-जिस बैठक में शामिल हुए, चाहे वो इज़राइल के समर्थित देश हों या यूएस के, दोनों तो एक ही पैसेज पर रहते हैं, लेकिन कुछ आगे तो कुछ पीछे। दोनों को एक मिला के देख लिया जाए तो एक बात जिसमें जो 25 जून यानी 25 जून को बैठक हुआ, उसमें आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि जो हार्मुज स्ट्रेट में नए वैकल्पिक सी रूट्स का यूज करेंगे, उन्हें ईरान के अनुमति के बिना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अर्थात मतलब हार्मुज में कोई नया राय की तलाश में रहेगा, उसे ईरान की नज़र में ठीक नहीं समझा जाएगा। यानी हार्मुज जहाज़ी यात्रा पर अपना प्रभाव रखना चाहता है। यहाँ से भी अमेरिका और अमेरिका के समर्थित गल्फ देश, जिन्हें अभी भी एक आशा और एक सहायता जैसे आसरे का तलाश है, जो अमेरिका के पीठ पीछे घूम रहे हैं। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूएसजीसी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के संयुक्त बयान की आलोचना की है। बोला है कि ईरान का कहना है कि यह बयान उकसाने वाला और गैर जिम्मेदाराना है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका सैन्य मौजूदगी वेस्ट एशिया या गल्फ रीजन में सुरक्षा बढ़ाने के बजाय असुरक्षा को बढ़ाती है। आखिर ईरान जिस तरीके से और जिस तरह से 28 फरवरी और उससे पहले भी अगर एक नए तरीका मान लिया जाए कि 28 फरवरी या 26 फरवरी, जिसको लेकर बाद में बोला गया था कि 28 फरवरी को अगला बैठक होगा जिसमें इजराइल द्वारा हमला कर दिया गया था, तब से लेकर आज तक उसी पॉइंट पर वो अड़ा हुआ है, जिसको लेकर बड़े बड़े जो तथ्य बोलते आया है, ना ही वो वहाँ से हटके है, ना ही वो वहाँ से थोड़ा दूर गया है। और इसके साथ जो और भी रिपोर्ट्स निकले कि तेहरान में लोग एक भित्ति चित्र जिसमें 17 जून को हुए इजराइल और यूएस युद्ध में मारे गए थे ईरानी सैनिक, उनके पास से गुजरते लोग को एक प्रकार से शहादत दे रहे थे वहाँ से, जहाँ यूएस अपने डेड बॉडी को छिपाता रहा, वहाँ ईरान अपने डेड बॉडी को एक मातम की तरह और एक शहादत की तरह मनाता रहा। आखिर दोनों में यही तो फ़र्क है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एक नया टैक्टिक्स सोच समझकर सोच रहे थे कि जाएंगे एक प्रकार से कब्जा करके ही लौटेंगे, वो तो इनका सफल नहीं रहा। बाद में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति कमज़ोर हुई, जबकि ईरान और आईआरजीसी भी अभी भी कड़ा रुख अपनाए बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी देश या स्वतंत्र विश्लेषक इस दावे से सहमत हैं। सभी देश और स्वतंत्र विश्लेषक इस दावे से सहमत है। यूएस और जीसीसी देशों का अपना अपना अलग
दृष्टिकोण है जो अभी जीसीसी देश समझ पाए नहीं हैं। शायद उन्हें इसका अभी एक और खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर वो अमेरिका और इजराइल की चाल समझे ना। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार यूएस और जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में मुख्य बातें ये भी कि जो बात जीसीसी द्वारा उठाया गया या जीसीसी देशों द्वारा उठाया गया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर चिंता, ईरान से प्रॉक्सी को समर्थन बंद की अपील स्टेट ऑफ हॉर्मुज में निर्बाध और सुरक्षित आवागमन पर जोर, साथ ही साथ किसी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं को शामिल किया जाए। आखिर जीसीसी कंट्रीज इस हिसाब से आसरा बना के बैठे हैं अमेरिका से और सहायता की बिंदु रख रहे हैं ईरान की तरफ। क्या इन्हें एक ऐसा उपलब्धि मिल पाएगा जैसे ये एक अलग तलाश में हैं? और इस पर ईरान ने काफ़ी 1 और 2 और 3 इसी क्रम में जवाब दिया। जैसे ईरान ने इसके जवाब में कहा क्या? संयुक्त बयान हस्तक्षेपकारी है, उकसाने वाला और गैर जिम्मेदाराना है। ईरान का दावा उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता केवल डिफेंसिव है, अर्थात किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अगर कोई उसको नुकसान न पहुंचाए, यूएस सैन्य मौजूदगी क्षेत्र में असुरक्षा और तनाव का कारण। जिस बात को लेकर ईरान अड़िग रहा, वो बात आज भी और पहले भी चलता रहा, अर्थात कहीं इस बात को लेकर ईरान आगे न बढ़ जाए और जीसीसी को इनके सहारे ही ना आना पड़े, जिसमें ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते, क्योंकि आगे का पॉइंट देखकर और सुनकर आप खुद जान ही और परख ही लेंगे। जीसीसी से आग्रह किया भविष्य में उनकी भूमि अर्थात ग्राउंड्स सैन्य अड्डों का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए न दें। 5वां पॉइंट, हार्मोज से जुड़े प्रबंध युद्ध के बाद हुए समझौते के अनुसार किए जाएंगे। ये बात तब की है जब एमओयू का बात हुआ था। एमओयू तो शायद एक झलक में टूट ही गया। इस एमओयू का टूटने पर या टूटने के पीछे साफ साफ दिखता है युद्ध विराम या वार्ता के बावजूद यूएस और ईरान के बीच गहरे मतभेद हैं, अर्थात अभी भी और एमओयू के समय भी एक अच्छे से अमेरिका पैसा नहीं पाया जिसके वो तलाश में है, क्योंकि वो एक रणनीतिक युद्ध तो हार ही गया, कूटनीतिक युद्ध तो हार ही गया, या दोनों हारने के कगार पर है। बात बची राजनीतिक, जिसको निकलना चाहता है क्योंकि उसकी भी राजनीति आगे खतरे में पड़ी है। इस पर ईरान की आपत्ति कि उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करना किसी को भी महंगा पड़ेगा, चाहे वो गल्फ देश क्यों ही ना हो। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गलत तरीके से खतरा बताता हुआ कि गल्फ देशों द्वारा ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताते हुए, जो कि ईरान ने पहले से ही बता दिया कि वो किसी ऐसे कार्य के या ऐसे के खिलाफ नहीं यूज करेगा जिससे किसी को नुकसान हो। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को उचित ठहराता है, अर्थात जिस बात को लेकर अड़ी गए वो बात उठाता रहा, चाहे वो एमओयू का समय हो या एक हल्की मीटिंग हो, किसी भी समय। अब एमओयू
जो टूटने का पीछे कारण, उस पे एक कारण यूएस ईरान के बीच बनने वाला एमओयू अभी भी बेहद कमज़ोर है कारण, और हरमुज में हुए हमलों ने उसे लगभग विफलता की स्थिति में पहुंचा दिया। मतलब 27 जून के दिन, कल के दिन यूएस ने 27 जून को सीमित सैन्य हमला किया, जिसमें वो बोला कि एक दिन पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके लिए यूएस ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया, और वो सिर्फ यूएस का था भी नहीं। ट्रंप का कहना कि ड्रोन हमला सीज फायर का उल्लंघन है, फिर ईरान ने हमला किया। ईरान का जवाब, ईरानी संसद जो मुज्तबा खामनेई के काफ़ी करीब माने जाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा, हरमुज पर ईरान का कंट्रोल है। हरमुज पर ईरान का कंट्रोल है। दूसरा पॉइंट, जहाज़ों को ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों पर पालन करना पड़ेगा, और हमारे अनुसार यह सीज फायर मैनेजमेंट है, न कि युद्ध विराम का उल्लंघन, जिसको अमेरिका समझ नहीं पा रहा है। मतलब अमेरिका की एक बैठक लग रहा है ईरान के इस जटिल ज्योग्राफी में एक पैसेज देगा, या जटिल राजनीति में एक पैसेज देगा, जो कि उसे मिल नहीं रहा है। उसके बाद एमओयू में एक काफ़ी पैसेज या रास्ता ढूंढते नजर आया। लेबनान और इजराइल में कई दशकों का सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा सकता है, क्योंकि 27 जून और 26 जून के आसपास जो एमओयू का एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इजराइल और लेबनान को काफ़ी सेंट्रिक किया गया। यूएस की मध्यस्थता, मतलब यूएस इसको बीच में निपटवाएगा। मुख्य शर्त, हिजबुल्ला का डिसआर्ममेंट, मतलब हिजबुल्ला अपना हथियार छोड़ दे। नई सैन्य व्यवस्था बनाया जाएगा, मतलब जो समझौते के पालन की निगरानी करेगा। यूएस सहायता किसको? हिजबुल्ला को। कितने का? 100 मिलियन, और मानवीय सहायता $100 मिलियन का, और जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प रहे उसको भी, प्लस $30 मिलियन लेबनीज आर्म्ड फोर्स को मजबूत करने के लिए। यहाँ तक एमओयू में आ ही गया था। आखिर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए जो थोड़ा तो उचित दिखे, लेकिन साथ ही साथ देने वालों को, मतलब अमेरिका को भी लग गया कि कहीं ऐसा पैसेज तो खोल ना दिया कि हमारा ही आगे का राह बंद हो गया, और ईरान और लेबनान एक अच्छी जीत करके निकले, क्योंकि इनकी कोई भी चाल अभी तक एक अच्छे मोड़ पर पहुंची नहीं है। यहाँ बात मनवाने के लिए एक कुछ भी, मतलब ट्रंप जिस हिसाब से एक नए नए लालच भरे स्कीम या लालच भरे एमओयू पॉइंट्स रख रहा है, लग रहा है कि हिजबुल्ला को मना लेगा, या लेबनान को, क्योंकि लेबनान और हिजबुल्ला को दूर करने में इजराइल और अमेरिका कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब पोलराइजेशन इनकी जारी है, चाहे वो जीसीसी और ईरान के बीच हो, या लेबनान और हिजबुल्ला के बीच हो, इनकी पोलराइजेशन की पॉलिसी जारी है। सीज फायर की शर्त, जिस सीज फायर की शर्त थी उसमें कि युद्ध विराम तभी पूरी तरह लागू होगा जब हिजबुल्ला सभी हमले बंद करे, अर्थात कहीं ना कहीं यूएस को चिंता है इजराइल का, और इजराइल को चिंता है लेबनान के उग्र या मजबूत सैन्य बलों से। और तीसरा, दक्षिणी लेबनान से पीछे हो, यानी उन्हें डर है इजराइल
यानी इजराइल को डर है कि दक्षिणी लेबनान से अगर लेबनान मतलब हिजबुल्लाह पीछे हटेगा नहीं तो हमको एक या हमारे पास एक अच्छी जीत की आशा नहीं रह जाएगी, जिसको लेकर वो चुनाव में उतरने वाले हैं। इनके सहयोगी भी खुद कहने लगे हैं कि अब तो कोई नहीं बचा सकता अब की इलेक्शन में, और विपक्ष काफ़ी बढ़त बनाए रखा है इनकी तुलना में। अब यहाँ और इस स्थिति में क्या क्या लागू हो पाएगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है। पहला, हिजबुल्लाह केवल एक मिलिशिया नहीं, मतलब एक अर्धसैनिक फौज नहीं, बल्कि लेबनान की राजनीति में भी प्रभावशाली संगठन है। मतलब यूएस और इजराइल इसको पोलराइजेशन करने में काफ़ी मेहनत लगेगा, क्योंकि समर्थित ईरान भी साथ ही है, उसे ईरान का समर्थन मिलता है। यदि यह हथियार छोड़ने से इनकार करता है तो समझौता विफल हो सकता है। ट्रंप को भी ये पता है, मतलब यदि यह हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया तो समझौता विफल हो गया, जो कि हो भी गया। डेट 28 जून, बात 27 जून की, और 28 जून को हो ही गया जिस बात को ट्रंप को डर था। अगर इन सब पीछे बातों का नियम लग जाता तो किसे फ़ायदा होता। पहला, इजराइल उत्तरी सीमा पर सुरक्षा बढ़ सकती है, जिससे सुरक्षा भी बढ़ सकता था। मतलब वहाँ से लेबनान से उत्तरी लेबनान से हिजबुल्लाह पीछे हटता, जिससे इजराइल सुरक्षा मांग सकता था, जो कि इजराइल सुरक्षा एक स्थिति में पाने की इच्छा रहती ही नहीं, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 75,000 बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, सबको असैसिनेट एक प्रकार से कह सकते हैं, या हत्याएं किया है। इस बात को यूएन ने खुद उठा दिया। आखिर जेडी वेंस जो वार के काफ़ी खिलाफ रहे, वो भी ईरान के, वो अलग एक राय बाट लेकर चल रहे हैं, ताकि उनको 2028 में कुछ चुनावी लाभ तो मिल सके, क्योंकि ट्रंप की नीति इस मोड़ पे लाके पहुंचा दी है कि इजराइल अमेरिका से उतना ही दूर हो रहा है जितना ट्रंप से और ट्रंप के परिवार से प्रेसिडेंट की सीट 2028 की दूर हो रही है। किससे फ़ायदा होगा? इजराइल को पहला फ़ायदा कि उत्तरी सीमा पर सुरक्षा बढ़ सकती है, जिससे सुरक्षा भी बढ़ सकता है। लेबनान, यदि समझौता सफल रहा तो राज्य का नियंत्रण मजबूत होगा और रिकंस्ट्रक्शन भी मिल सकता है। अमेरिका वेस्ट एशिया में अपनी कूटनीतिक भूमिका मजबूत दिखा सकता है, जिसको ईरान ने संकट में डाला है। मतलब जिस बात का डर था और जो चाहता था वहाँ तक पहुँचा। आते आते एक बात तो ले ही लिया, सब मामले पर पानी फेर दिया। ऐसा पैसा यूएस 28 फरवरी से अब तक कभी नहीं पाया था। आखिर सब एमओयू बिखरता गया और एक हार्मुज पर हुए हमले सब एमओयू को डुबाते चले गए। आगे इजराइल के अस्तित्व पर उठे सवाल, जो बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी दूर हैं इस समझ से। इजराइल का क्या होगा? धन्यवाद।